नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम को लेकर। बता दें कि सियासी संग्राम के बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी किया है। उन्हें पात्रा चाल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 28 जून यानी मंगलवार को बुलाया गया है। इधर ईडी के नोटिस के कुछ मिनट बाद ही उद्धव ने बागी मंत्रियों पर कार्रवाई कर दी। एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए। शिंदे का विभाग अनिल देसाई को सौंपा गया है। 5 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने राउत की संपत्ति अटैच की थी। ईडी ने इस मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस केस में संजय राउत का नाम भी जुड़ गया। इधर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री राव साहेब दानवे ने एक मीटिंग में कहा, हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में मौजूद हैं। अपने कार्यकाल में जो करना है जल्दी करें। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। वहीं शिंदे गुट की बगावत के 7वें दिन शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बड़ा हमला बोला है। सामना की संपादकीय में शिंदे गुट को नचनिया बताया गया है। इधर शिवसेना के विधायक उदय सिंह राजपूत ने दावा किया है कि शिंदे गुट में जाने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया। सामना में आगे लिखा, जिन 15 विधायकों को केंद्र की ओर से सुरक्षा दी गई है वो लोकतंत्र के रखवाले नहीं है। ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं, जो लोकतंत्र के लिए कलंक है। वहीं फडणवीस और शिंदे की मुलाकात पर भी निशाना साधा गया है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम लगातार जारी है, हर दिन कुछ ना कुछ एक नई बात सामने आ रही है। हालांकि सियासी संग्राम को 7 दिन हो गए हैं और लगातार हर दिन कुछ ना कुछ दोनों तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार बयानबाजी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरेगी? अगर गिरेगी तो कब गिरेगी, और अगर सरकार इसके बाद बनेगी तो किस किस की बनेगी? एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा और किस तरह से क्या चीजें होंगी, उन सभी चीजों को लेकर लगातार अटकलें सियासी गलियारों में चल रही है। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा का अंत कब होगा। तो महाराष्ट्र में लगातार सियासी संग्राम जारी है। सियासी संग्राम के बीच प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री भी हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने समन जारी कर दिया है। मंगलवार को संजय राउत से ईडी पूछताछ करेगी। तो वहीं उद्धव ने बागी मंत्रियों पर कार्रवाई भी कर दी है। एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए गए हैं। अनिल देसाई को सौंपा गया एकनाथ शिंदे का विभाग। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के इस बीच बीजेपी ने भी संकेत दे दिए हैं। शिवसेना के विधायक उदय सिंह राजपूत ने दावा किया है, शिंदे गुट में जाने के लिए 50 करोड़ का ऑफर दिया गया है। ये मुखपत्र सामना में कहा गया है। शिवसेना के पूर्व विधायक ने उद्धव पर भी सवाल उठाए हैं, तो अब पूर्व विधायक भी सवाल उठाने उन्होंने शुरू कर दी है। सुभाष सबन्ने ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है। इस बीच सुभाष सबन्ने ने कहा कि शिंदे बागी नहीं है। तो देखना होगा कि किस तरह से अब दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और इस बीच ईडी भी मैदान में कूद गई है। तो लगातार महाराष्ट्र में द बिग पॉलिटिकल ड्रामा जारी है और कब इसका अंत होगा,
इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इसका अंत किस तरह से होगा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केसी जैन, जो कि बीजेपी नेता हैं। केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना नेता। संजय जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। आप अक्सर ये कहते रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब भी डिबेट में आप जुड़े हमारे साथ इस मुद्दे पर, मैंने आपसे जब भी सवाल किया है कि आखिर बीजेपी इतनी साइलेंट क्यों है। अब बीजेपी का काम क्या ईडी कर रही है? क्योंकि ईडी ने संजय राउत को बुलाया है कल पूछताछ के लिए। आपने वो भी बताया कि महाराष्ट्र में जो संजय राउत के कई लोग करीबी हैं, जो कि एक ही मामले में, एक ही घोटाले में वो लोग वांछित हैं। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार में ईडी अगर जांच के लिए किसी को बुलाता है और उनके करीबी जिस प्रकार से जो उनके करीबी, उनकी गिरफ्तारी फरवरी में ही हो चुकी है, तो ऐसे में ये आरोप लगाना कि ईडी काम कर रहा है। फिर एक चीज, चलिए आज मान लीजिए कि ईडी ने आज उनको, संजय राउत को नोटिस दिया है, लेकिन ये जो लोग टूट करके गए हैं, ये तो एक हफ्ते से ज्यादा हो गया टाइम कि धीरे धीरे कि वो चाहे शिंदे जी हों या उनके साथी हों या जो निर्दल विधायक है वहां पर वो हों, तो उनके साथ लगभग 40 विधायक का जिस प्रकार से वो दावा कर रहे हैं, और दावा क्या कर रहे हैं, तमाम सारी तस्वीरें भी आई, होटल में है वो, आसाम में है वो, ये सारी भी चीजें आ रही हैं। और संजय राउत जी का स्वयं बयान आया है कि वो आसाम में क्यों बैठे हो, यहाँ हमें। तो जब ये सारी चीजें पहले हो चुकी हैं, तो ऐसे में अगर ईडी उनको पूछताछ के नोटिस देता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? घटनाक्रम जितना होना था वो तो हो चुका है ना। जितने लोगों को अलग होना था अलग हो चुके हैं, जो गुट बनाना था बना चुके हैं, केवल घोषणा उनकी बाकी है। वो साथ में आएंगे नहीं आएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी केसी जैन साहब, लेकिन मैसेज तो यही जा रहा है ना, क्योंकि अगर शिवसेना की तरफ से बात करें तो संजय राउत ही मैदान में कूदे हुए हैं और लगातार वो शिवसेना की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं, और एकनाथ शिंदे गुट को तो वहीं बीजेपी को चुन चुन कर और पानी पी पी कर कोस रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज दबाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। भागीरथ जी, देखिए उनकी जो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वो पहले भी जो है, जो शिवसेना है उसको पहले भी संभालते रहे हैं। उसके जब भी कोई वक्तव्य आया है तो संजय राउत जी सामने आए हैं, लेकिन ये सोच करके कि वो इस समय वक्तव्य दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर जांच लगातार, ईडी ने जो एफआईआर दर्ज कर रखी है, जो जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसमें कई लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, उन चीजों से तो नहीं नकारा जा सकता है। ऐसे में अगर उसका नेक्स्ट पर्सन जो भी है, वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, प्रवक्ता हो, मुखिया हो, कुछ भी हो, मंत्री हो, लेकिन अगर ईडी ने उसका नाम पहले से दर्ज कर रखा है और उसको पूछताछ के लिए बुलाता है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? तो कुल मिलाकर जो घटनाक्रम हुआ, अगर ये ईडी इनको बुलाता और उसी समय घटनाक्रम होता, उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी हो जाती, फिर शिंदे अलग होते, तो ये होता कि भाई आपने इनको गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोगों के में को तोड़ दिया भाजपा ने, तो भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सारा घटनाक्रम हो चुका है। शिंदे जी के बयान आ चुके हैं, उद्धव ठाकरे जी के बयान आ चुके हैं, और लगातार जिस प्रकार से संजय राउत जी धमका रहे हैं कि आप यहाँ आकर के चलिए केसी जैन साहब, लेकिन मैं अभी दूसरे दिखाइए। गेस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा कि हमने क्रिकेट में भी अक्सर देखा है कि अगर कोई टीम जीत रही हो तो आखिरी तक वो सामने वाली टीम को और बुरी तरह से हराने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई टीम जीत रही है तो सामने वाली टीम को ऐसी छोड़ देती है, चलिए आप हमारे एक दो खिलाड़ी को भी आउट कर दीजिए और हम बाकी खिलाड़ियों को, आपके खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वैसे ही लग रहा है कि अगर जो आपने सारा ये घटनाक्रम बताया कि ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है पूरी जो बीजेपी है पूरी तरह से शिवसेना को चित करना चाहती है। चलिए संजय द्विवेदी जी, जिस तरह से ईडी ने अब संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे कल पूछताछ होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्या कहेंगे आप? अभी जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, क्या उसी की वजह से अब ईडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है शिवसेना पर? संजय जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? संजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? संजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, हम दोबारा कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जिस तरह से देखिए क्या होता है कि अगर राजनीति में कुछ भी हो रहा है और जब इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है जहां पर सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, तो जब इस बीच में अगर ईडी एंट्री करती है तो सवाल तो उठता है ना कि आखिर इसी बीच में ईडी क्यों आ गई। कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो शैली है निश्चित रूप से पहले भी संदेह के घेरे में रही है। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन हो या फिर इस तरह की घटनाएं जब कभी भी होती है, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम संवैधानिक संस्थान के घोड़ों को छोड़ देती है जो सामने वाले पर प्रेशर बना सके। उसकी एक अगली कड़ी के तौर पर आप इसे भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले एक सप्ताह से मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की बात कर ले और मुंबई की बात कर ले, विकास ठप पड़ा हुआ है, काम कुछ नहीं हो रहा है, रुका पड़ा है। आखिर ये लोग ऐसे होटल में जिस 80 कमरों का एक होटल, एक रूम का 40,000 रुपया जिसका किराया हो, ये पैसे कौन खर्च कर रहा है और क्यों खर्च कर रहा है? विधायक बड़ी आसानी से ये बात कह दे रहे हैं कि नहीं हम अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, इतने बड़े समाज सेवा तो नहीं कर रहे हैं। हमें जानकारी है, आपको भी जानकारी है कि किस तरह के खर्चे कौन कर रहे हैं। तो जो वो खर्च कर रहा है उसका कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा ना। आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से खेल खेला जा रहा है और महाराष्ट्र की जनता को धोखे में रखा जा रहा है, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये है। मैं दोबारा फिर दोहरा दूं कि आज जिस तरह से अदालतों में रस्साकसी की कार्रवाई की जा रही है कि कौन संवैधानिक रूप से अपने कुर्सी पे काबिज है और कौन नैतिक आधार पे इस्तीफा किसको दे देना चाहिए, क्या अब लोकतंत्र का ये फैसला अब अदालतों में किया जाएगा? जो हो रही है मुंबई महाराष्ट्र की विधानसभा में, क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक चलती हुई स्थिर सरकार को किस तरह से पदस्थ करके दूसरी सरकार बनाने की कवायद हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पिछले तकरीबन 20 सालों से ज्यादा वो शिवसेना के साथ रही है और महाराष्ट्र में सरकार के तौर पर दोनों ने एक साथ मिलकर काम किए इन लोगों ने। इन लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार चलाई जाती है। हम भी जानते हैं कि देश की आर्थिक महानगरी के तौर पे हम मुंबई को जानते हैं। तो एक कसक जो अपने साथी को खोने का या सत्ता में नहीं बने रहने का भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो लंबे समय से चला आ रहा है। और जिस समय सरकार बनी थी उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कवायद कर ली थी कि सरकार वो बना ले, लेकिन इस बार वो फूट के कदम रखना चाह रही है। वो चाह रही है कि पहले सरकार खुद गिरे, उसके बाद में हम सरकार बनाने की पहल करें। बिल्कुल, शायद ये वजह है कि इसलिए 7 दिन से ये द बिग पॉलिटिकल ड्रामा महाराष्ट्र में लगातार चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अजित पवार के साथ हुआ था वैसा दोबारा नहीं चाहती कि वैसा दोबारा बीजेपी के साथ हो जाए, इसलिए फूक कर कदम रख रही है। चलिए संजय जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल जी। संजय जी, जिस तरह से एकनाथ शिंदे अगर गुट की बात करें और अब आप उद्धव गुट की बात करें, दोनों के बीच में लगातार टकराहट चली आ रही है और बीजेपी अभी भी साइलेंट मोड में है, लेकिन इस बीच पे ईडी ने एंट्री मार ली है। अब संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद है, लगातार शिवसेना की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और जो बागी गुट के नेता हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं, तो बीजेपी को भी पानी पी कर कोस रहे हैं। इस बीच में ईडी ने एंट्री मार दी है, तो क्या अभी जिस तरह से ईडी ने एंट्री मारी है, क्या शिवसेना पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पूरा देश जानता है किस तरह से बीजेपी पिछले 8 सालों में काम कर रही है। आप उठा के देख लीजिए, जहां जहां इनकी सरकारें नहीं थी वहां उन्होंने, जैसे उत्तराखंड आप उठा के देख लीजिए, इन्होंने सरकार हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन पर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा तो वहां सरकार दोबारा उनकी वापस आ गई। अब देखिए मध्य प्रदेश में देखिए उन्होंने इस्तीफा देके सरकारें गिरा दी। अब देखिए चूंकि महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है, परिस्थितियां इसलिए भिन्न है कि यहाँ पे आप इस्तीफा देके सरकार नहीं बना पाएंगे। देखिए पिछले 2.5 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक पे अटैक कर रही है, लेकिन सरकार नहीं गिरा पा रही है। मैं आज फिर आपसे एक बात कहता हूँ, सरकार ये नहीं गिरा पाएंगे। अब समय निकल गया सरकार गिराने का। सरकार गिरनी होती तो 1-2 दिन के अंदर सरकार गिर जाती। अब आप तो क्या होगा? चलिए संजय जी, मैं आप ही से पूछता हूँ, अब क्या होगा बताइए। मैं आप ही से पूछता हूँ, अब क्या होने वाला? मैं उसी पे बता रहा हूँ भागीरथ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए। जैसे हमारे डिप्टी स्पीकर ने 15-17 आदमी में चिट्ठी दी कि साहब आप आज शाम 5 बजे तक हमसे आके मिलिए और अपना पक्ष रखिए आगे। तो अगर इनके पास 37 विधायक शिवसेना के होते तो निश्चित जाके स्पीकर के पास पहुंच जाते और जाके उनमें पक्ष रखते। अपना दलबदल कानून के तहत जो 2/3 मेजॉरिटी होती है उससे अपना वो बनाते, एक दल बनाते। दल इसके बाद जो है अपना बाकी फ्लोर टेस्ट कराते उसके बाद वो। लेकिन चूंकि उनके पास नहीं है, इसलिए वो बचने के लिए समय गंवा और बीत जाए, समय और बीत जाए। तो संजय जी एक सवाल में इसमें जोड़ना चाहूंगा। संजय जी एक सवाल में इसमें जोड़ना चाहूंगा।
नहीं, एक मिनट, एक सवाल इसमें मेरे एक सवाल मुझे इसमें जोड़ने दीजिए कि आप कह रहे हैं कि उनके पास उतने विधायक नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे तो फोटो सेशन करा रहे हैं ना। उद्धव ठाकरे भी अपने समर्थित विधायकों के साथ फोटो सेशन करवा लेना। उद्धव ठाकरे भी अपने समर्थित विधायकों के साथ फोटो सेशन करवा दे, मीडिया में पहुंच जाए कि बता दे कि हमारे साथ इतने विधायक के बाद खत्म। उल्टा चोर गुदवाल के मारे मुझसे कह रही है, मतलब मुझसे कहने क्या मतलब है? अरे जो कह रहा हूं मैं संघ में नहीं हूँ, जिसके पास पावर है भाई, यहाँ पे क्या है? तो नंबर गेम है। कोई यहाँ युद्ध थोड़ी ना होता पहले राजाओं की तरह कि साहब आइए अटैक कर दिया हमने किले पर, अब किला हमने कब्जा कर लिया, मगर गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तो नंबर गेम है ना भाई। मैं उसी नंबर गेम का तो जिक्र कर रहा हूँ संजय जी। उद्धव ठाकरे भी अपने कितने विधायक उनके साथ है वो नंबर बता दें, लेकिन नंबर बोलने से काम नहीं चलेगा ना। साथ में जिस तरह से एकनाथ शिंदे फोटो खिंचा के मीडिया में दे रहे हैं, आप भी मीडिया में दे दीजिए, तो बात कहीं ना कहीं चीजें और मजबूती के साथ आपकी बात सामने आएगी। अब सुन लीजिए ना एक मैडम, चलिए सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना। जब हमें फोटो खिंचवाने की नौबत थी, जब सरकार में इन्होंने 80 घंटे बना ली थी और इसका जो इस्तीफा देना पड़ा था, तो हमने 159 विधायकों की चित्र फोटो खींच के दे दी थी। लेकिन अब थोड़ा में देने की जरूरत है। अब तो जिसने गुट बनाया है वो सिद्ध करे ना डिप्टी स्पीकर के सामने। वो दूसरे डिप्टी स्पीकर के सामने ही सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे पास 33 विधायक है। अब शिंदे जी एक बात कहते घूम रहे हैं कि साहब नवाब मलिक के दाऊद जी से संपर्क है, तो ये उस समय उनको याद नहीं आई थी। आज उसी बीजेपी का सहारा ये ले रहा है जिसने नवाब मलिक को अपने साथ लेकर सरकार बनाई थी। पहले 80 घंटे सरकार बनाई, 2014 में उन्हें समर्थन लेके सरकार बनाई थी, तब इनको याद नहीं शिंदे जी को आ रहा था कि वो राजनीति में अक्सर हमने देखा है जब कोई किसी के साथ सरकार में नहीं रहता है, तमाम तरह के आरोप लगाता है, सरकार में जैसे शामिल होता है वो सारे आरोप भूल जाता है और अच्छी अच्छी बात करना शुरू कर देता है। केसी जैन साहब, अक्सर क्योंकि अक्सर मैंने भी पहले का अक्सर सवाल पूछते हैं कि बीजेपी कब खुलकर सामने आ रही है, लेकिन अब जो आपके केंद्र सरकार के मंत्री राव साहब दानवे, उन्होंने कहा है कि बस 2-3 दिन हम विपक्ष में हैं, तो मतलब कि 2-3 दिन के बाद अब बीजेपी खुलकर सामने आने वाली है, एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वो सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है। देखिए भागीरथ जी, पहली बात तो ये है कि शिवसेना के साथी जो बात कह रहे थे कि उनको प्रूव करना है, दरअसल आपके सवाल पे कहीं ना कहीं जो शिवसेना के लोग हैं बिल्कुल तिलमिलाते दिखाई देते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कह भी नहीं रही कि आप प्रूव करिए, प्रूव करना है नहीं करना है ये आप जाने, आपके लोग आपसे टूट करके क्यों जा रहे हैं इसका आप मंथन करिए। ये उद्धव ठाकरे जी का गुरूर और घमंड है। सुन लीजिए धैर्य रखिए, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए शिवसेना का गुरूर और घमंड है। जिस प्रकार शिंदे जी ने कहा कि हमारे लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे बंद थे, हमारे लिए उद्धव जी के दरवाजे बंद थे, और आज उनके साथ इतने समर्थक वहां क्यों गए हुए हैं? आसाम में क्यों होटल में है, रुके हुए हैं? अगर सब आपके साथ है तो आप लगातार उनको धमका भी रहे हैं, प्यार से भी बुला रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने सामने आके ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो शिव सैनिकों के लिए मैं पद भी छोड़ दूंगा, और ये भी कहा कि गठबंधन में मैं तोड़ सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो उन लोगों को आना चाहिए। उसके बाद भी नहीं है, फिर धमकाया कि आएंगे तो वापस मुंबई ही, आएंगे तो महाराष्ट्र ही, हम देख लेंगे। संजय राउत फिर उनको धमकाने लगे, तब भी बात नहीं बनी। तो अब ये हो रहा है कि आप सिद्ध करिए। अरे किसको सिद्ध करना है, किसको नहीं सिद्ध करना है, ये अंतिम निर्णय राज्यपाल महोदय लेंगे। और आपके ही सहयोगी साथी जो हैं उन्होंने कहा है कि शरद पवार जी ने भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा कि किसके पास कितना संख्या बल है। तो संख्या बल की हमने तो मांग भी नहीं की, हमने तो राज्यपाल महोदय से निवेदन भी नहीं किया कि आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए अल्पमत में, और आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो कुल मिलाकर के आपके अपने लोग आपसे सवाल ही नहीं समझ रहे, आखिर क्यों टूट करके आए बाहर। फिर जो जहां तक तो शिंदे जी ने कहा है कि आप जो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की जो नीति थी और जिसपे वो विचार करते थे, काम करते थे, हिंदुत्व, आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया। राणे दंपति के साथ क्या कुछ, राणे दंपति के साथ उनको जो महिला थी उनको आपने बाथरूम में दिया, उनके साथ मारपीट हुई, सारा वीडियो सामने आया, किस तरीके से धकेल करके उनको बंद करने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के आपके जो कृत्य है, जो उद्धव ठाकरे के कृत्य है, शिवसेना के जो कृत्य है वो चलिए मुझे लेकिन केसी जैन साहब सिर्फ मुझे 10 से 15 सेकंड में ये बताइएगा कि जिस तरह से आपके केंद्र में जो मंत्री हैं राव साहब दानवे, उन्होंने कहा है कि बस 2-3 दिन बस और विपक्ष में हम हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप 2-3 दिन के बाद बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने वाली है? बस 10 से 15 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल, देखिए अगर
अगर देखिए, ये पहली बात तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, लेकिन शिंदे जी जिस प्रकार से उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है, वो अपना दल बनाते हैं या किसी दल में शामिल होते हैं, क्या करते हैं अभी तो ये स्पष्ट नहीं है। और उन्होंने स्वयं भी कहा है कि असली शिव सैनिक हम है, असली शिवसेना हमारी है। मैं संजीव जी से भी एक सवाल है। संजीव जी आ रहा हूँ, ठीक है, मिल गया किसी जैसा आप जवाब मिल गया कि आपने कहा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। जी ठीक है, ओके। संजीव जी, जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है, अभी एक उन्होंने बयान दिया कि एकनाथ शिंदे को 20 मई को ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था उद्धव ठाकरे ने। आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का कोई ऑफर एकनाथ शिंदे को दिया होता तो एकनाथ शिंदे उस ऑफर को एक्सेप्ट करते या नहीं करते? किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को इस समय जब ये द बिग पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, शुरुआती दौर में ही जब ये खबर आई कि कुछ विधायकों का बयान कभी गुजरात और गुजरात से असम की तरफ कूच कर रहे थे, उसी समय शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ये इस बात का एहसास हुआ था कि कुछ लोग हमारे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि उनके द्वारा उनको कहीं पे ले जाया जा रहा है और एक प्लानिंग की जा रही है। तो उन्होंने सीधा कहा कि ये हमारे विधायक है और इसमें से कोई एक वो इमोशनल उन्होंने एक बात कही थी कि यदि किसी को आपत्ति है तो वो आए और हमसे कहे, फिर हम अपना पद त्याग कर देते हैं और आप इस कुर्सी पे आके बैठ जाइए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाने की बात हो रही है कि अगले 2-3 महीनों में बन जाए, साहब पहले सरकार पुरानी गिरे तब तो नहीं सरकार बने। नहीं, मैं यहाँ पर संजीव जी आदित्य ठाकरे की बात कर रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को 20 मई को ही मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, इसको आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? क्या वाकई इस तरह कोई ऑफर दिया गया था या फिर अभी इस तरह का बयान इसको मेड करने की कोशिश की जा रही है? देखिए इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि एक साथ आप पार्टी में हैं और पार्टी में रहते हुए यदि किसी तरह की कोई बात हो रही है तो पार्टी का मुखिया जो होता है या मुख्यमंत्री जो होता है या जो भी लोग होते हैं शीर्ष पे बैठे हुए, वो अपने पार्टी को एक साथ और एकजुट रखने के लिए वो तमाम कोशिश करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे पार्टी में टूट फूट हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे। मैं 20 सेकंड इसका जवाब संजय जी से भी ले। संजय जी, जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने कहा है कि 20 मई को ही एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने ऑफर दिया था मुख्यमंत्री पद का, मैं इस पर चाहता हूं, इसकी पुष्टि चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि क्या अगर ऑफर दिया गया था तो आखिर क्या वजह रही, एकनाथ शिंदे ने इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? कल मेरी जो है एक मैं टीवी डिबेट में था एक चैनल पे, तो केसकर जी जो उस डिबेट में शामिल हुए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने बातचीत उनसे की। मैंने पूछा, भाई एक चीज मुझे बता दीजिए, आप जब माननीय उद्धव ठाकरे को बनाया जा रहा था मुख्यमंत्री, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो उनका जवाब था, साहब मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि ये ऐसी स्थितियां हुई जब वो आराधा पे नहीं माने तो मजबूरी में कांग्रेस एनसीपी से समर्थन करके हमें सरकार बनानी पड़ी। ये मैं बिल्कुल 15 सेकंड में अपने आप जवाब कंप्लीट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि समय नहीं, 15 सेकंड। मतलब हमारा वीडियो हमारे पास है, मतलब वीडियो है। तो जो ऐसी बातें हैं आज की डेट में वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत स्पष्ट आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक सामने नहीं आएगी, जब इनके पास 37 विधायकों का। चलिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कब खुलकर सामने आती है? फिलहाल अभी तो ईडी सामने आ गई है। अब ईडी ने संजय राउत को कल बुलाया पूछताछ के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार पिछले 7 दिनों से महाराष्ट्र में द बिग पॉलिटिकल ड्रामा जारी है और हर कोई ये चाहता है कि आखिर इस पॉलिटिकल ड्रामा का अंत क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा, और आखिर महाराष्ट्र की जो सभी सरकार है महाविकास आघाड़ी की, उसका क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है, जनता को लगता है कि कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, इसका जो पटाक्षेप है वो हो जाएगा और पिक्चर सामने क्लियर हो जाएगी आखिर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। लेकिन तब तक सभी देखते रहिए द बिग पॉलिटिकल ड्रामा इन महाराष्ट्र। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।